द्विगुण बढ़े। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रोडक्शन लिंक स्कीम पर कैबिनेट की मुहर। 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का हुआ फैसला। सरकार की कोशिश भारतीय फूड ब्रांड की बने वैश्विक पहचान। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान कल। दूसरे चरण में असम की 39 और पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। हाई वोल्टेज नंदीग्राम सीट पर टिकी सबकी निगाहें। असम में भाजपा नेता व केंद्रीय गृह मंत्री ने चिरांग में की चुनावी रैली। कहा, कांग्रेस राज्य में चाहती रही है अस्थिरता। राहुल गांधी ने भी किया असम में प्रचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुगली में किया रोड शो। ममता सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। केरल में प्रियंका गांधी ने किया प्रचार। पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी प्रचार अभियान जारी। कल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को लगाई जाएगी कोविड-19 वैक्सीन। अब तक 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा को लग चुकी है कोविड वैक्सीन। महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी जारी। नंदुबार में आज आधी रात से 15 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाली यात्री बसों पर 30 अप्रैल तक बढ़ाई रोक। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों का होगा रैंडम टेस्ट। ताजिकिस्तान दौरे के अंतिम दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान के स्पीकर से की मुलाकात। भारत ताजिकिस्तान सहयोग के लिए मजबूत संसदीय समर्थन की सराहना की। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आज अंतिम दिन। आयकर विभाग की वेबसाइट और एसएमएस भेजकर कराया जा सकता है लिंक नहीं कराने पर बड़ा ट्रांजैक्शन संभव नहीं। और आइए इन तमाम खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से फूड प्रोसेसिंग उद्योग का फायदा होगा और इसके साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पीएलआई फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 10,900 करोड़ रुपए इंसेंटिव या सब्सिडी के रूप में देने को मंजूरी प्राप्त की। किसानों के लिए विशेष करके आगे आने वाले वर्षों में नए आमदनी बढ़ाने के तरीके ढूंढे, उसके लिए ये निर्णय लेके एक फिटिंग ट्रिब्यूट टू आवर फार्मर्स, फिटिंग ट्रिब्यूट टू द अन्नदातास, जिन्होंने कोविड वर्ष होने के बावजूद इस देश में जो उपज है कृषि क्षेत्र की, उस उपज को बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि एग्री उत्पादों के निर्यात को 6 लाख करोड़ तक जरूर लेकर जाएंगे। इसका सीधा लाभ किसान, मछुआरों और राज्यों को मिलेगा। स्वाभाविक रूप से नए कृषि कानून जब पास हुए तब एक विशेष जो हम सबके मन में चिंता थी वो थी कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए और क्या नए मार्ग खोले जाएं जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। और आपने देखा होगा, और इसके बारे में माननीय तोमर जी आज वो आसाम में हैं कैंपेनिंग के लिए, इसलिए आई एम स्टैंडिंग इन फॉर हिम। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय तोमर जी ने
लगातार इस बात की चिंता की है कि किसानों के जो विकल्प आज के दिन उनके पास मौजूद है, जो जो ऑप्शंस हैं, उसको पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए क्या हम कोई और विकल्प दे सकते हैं जिससे किसानों का आमदनी भी बढ़े, रोजगार के अवसर भी बढ़े, विशेष तौर पे निवेश हो। वहीं किसानों के लिए रबी की फसल को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक उच्च स्तरीय बैठक में गेहूं की खरीदी संबंधी चर्चा की। इस बैठक में प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं फसल की खरीद को लेकर चर्चा हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित प्रदेश के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के साथ है हरियाणा सरकार और किसानों की फसल का दाम एमएसपी पर सीधा उनके खाते में भेजा जाएगा। गेहूं की खरीद के लिए सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 तारीख को प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी और प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम सारे ठीक से बन गए हैं। सभी मंडियों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में सरसों भी होती थी, लेकिन इस बार सरसों चूँकि एमएसपी से मार्केट रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है। सरकारी खरीद उसमें नहीं हो पा रही अभी, लेकिन रेट अगर आएगा ठीक तो सरकारी खरीद करेंगे, अन्यथा जो प्राइवेट खरीद हो रही है उसी में हमारी जितनी आवश्यकताएं होंगी फिर उसी में से हम पूरा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार किया। उन्होंने तीसरे चरण के लिए हुगली में रोड शो भी किया और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने तृणमूल की मौजूदा राज्य सरकार पर राज्य के गरीबों और वंचितों के हक वाली केंद्रीय योजनाओं को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गरीब की मदद जो राज्य में भेजी गई उसमें भी घोटाले हुए। जब मोदी जी ने कोरोना में 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल ये देने के लिए मार्च महीने से नवंबर महीने तक की बंगाल की व्यवस्था की, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया? क्या किया? चाल चोर के ये चावल चोरी करने वाले लोग आज अनाज बांटने चले हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों का चुनाव होना है, जिसमें दूसरे चरण 4 जिलों में विधानसभा, कल दूसरे चरण में मतदान होगा। पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटों पर, बांकुरा की 8 और दक्षिण 24 परगना की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सभी 30 सीटों पर, जबकि कांग्रेस, वामदल और उसके सहयोगी गठबंधन इंडियन सेक्युलर फ्रंट संयुक्त मोर्चे के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 15, कांग्रेस ने 9, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, एआईएफबी और आरएसपी ने 1-1 उम्मीदवार मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी के 7 निर्दलीय 32 और अन्य 44 भी मैदान में हैं। 75,94,000 से अधिक मतदाता 171 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मंत्री मंतूराम पाखीरा, सौमेन महापात्रा, पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी, मानस बुनिया, भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी भारती घोष, हुमायूं कबीर, बंगला फिल्म के सोहम चक्रवर्ती, हिरेन मोए चैटर्जी और सेंतिका बनर्जी तथा पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अशोक डिंडा के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। और पश्चिम बंगाल के 7वें और 8वें चरण के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई। 7वें चरण में
36 विधानसभा सीटों और 8वें चरण में 35 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। वहीं राज्य में 5वें चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की भी आज जांच होगी। 5वें चरण में 45 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मां, माटी और मानुष के नाम पर ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के साथ धोखा किया है। তুমি কথা বলেছিলে মা মাটি মানুষের, কিন্তু বাংলার মানুষ টিএমসির গুন্ডাদের মাঝখানে থেকে জানতে পেরেছে কি টিএমসি একটি বাংলার মায়ের হত্যা করেছে আর মায়ের রক্ত সাথে বাংলার মাটিটাকে ভিজিয়ে দিয়েছে। তাই এইবার বাংলার এই মা, এই মাটি, এই মানুষ এখন নিশ্চিত করেছে कि दीदी তোমার অন্যায়টা এখন শেষ হবে, বিজেপির সরকারটা এখন বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হবে। और पश्चिम बंगाल के चुनावों पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हावड़ा से शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, दूसरे चरण के चुनाव पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि जो आज जिस तरह का चुनाव प्रचार दिखाई दे रहा है, स्मृति ईरानी भी पहुंची पश्चिम बंगाल और उन्होंने एक बार फिर वहां की जनता को कहा है कि मां, माटी, मानुष के नारे पे उस तरह से काम नहीं, उस वादे के साथ काम नहीं किया ममता बनर्जी ने। किन बातों को सामने रखा लोगों के? तीसरे चरण और जो बाकी चरण है उनके लिए चुनाव प्रचार है वो अब जोर पकड़ चुका है। तो ऐसे में तब जब कल नंदीग्राम के संग्राम पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिहाज से देखें तो जो तीसरे चरण और चौथे चरण की जो सीटें हैं उनमें जमकर चुनाव प्रचार हो रहा है। बीजेपी की तरफ से देखें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यहाँ पर है। जहां मैं खड़ा हूँ हावड़ा में, वहां पर आपसे थोड़ी देर बाद एक रोड शो को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही बीजेपी की तरफ से, वही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। हम जानते हैं कि लगातार ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि ममता बनर्जी चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले दूसरे चरण में नंदीग्राम में ही कई दिनों तक जमी रही। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से तगड़ी लड़ाई में नंदीग्राम की सीट उलझी हुई है, लिहाजा उन्होंने पूरा दमखम लगाया है। निश्चित तौर पर बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि कई मोर्चों पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार फेल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को लाभ जनता तक पहुंचाने का हो, और खासतौर पर टोलाबाजी का आरोप ये बहुत विपक्ष से उभर कर आया है। वो लगातार कह रहे हैं कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार को तो पहुंचाने में रोड़ा अटकाया ही है ममता बनर्जी की सरकार ने, वही एक जो घूस लेने और टोलाबाजी एक तरह से कमीशन लेने की जो एक आरोप है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कट मनी लेने का जो आरोप है, उसको एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा दरअसल बीजेपी यहाँ अपने चुनाव प्रचार के जरिए बता रहे हैं। किस तरह से जो जनता के हक का पैसा है उसको रोकने का काम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता करते रहे और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार करती रहे। हमारे ठीक पीछे ये रथ है जहां पर रोड शो होना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आपसे थोड़ी देर बाद। तो निश्चित तौर पर जहां तक बीजेपी के लिहाज से देखें तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है चुनाव प्रचार को लेकर। और पूरे पश्चिम बंगाल में हम खासतौर पर अब 2 चरणों के बाद के चरणों के लिहाज से देखें तो तीसरे और चौथे चरण के लिए कम से कम देखें तो चुनाव प्रचार पूरे जोरों शोरों पर, और जगह जगह बैनर पोस्टर तमाम राजनीतिक दलों के दिखाई दे रहे हैं। कहीं बीजेपी के पोस्टर हैं तो कहीं तृणमूल कांग्रेस के हैं। ऋतु। शैलेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी एक खास रणनीति बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, और नंदीग्राम में एक तरह से एक कड़ा मुकाबला देके ममता बनर्जी को वहां तक सीमित रखने की एक कोशिश की गई है। दूसरे चरण के चुनाव में कल नंदीग्राम में वोट डाले जाएंगे, लेकिन नंदीग्राम से इतर भी राज्य में टीएमसी के सामने भी क्या इस तरह का संकट दिखाई दे रहा है इस पूरे चुनाव प्रचार में कि ममता बनर्जी के अलावा कोई ऐसा फायर ब्रांड नेता टीएमसी के पास भी नहीं है जो तमाम और प्रचार कर सके? निश्चित तौर पर दरअसल ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस
के सामने ये बहुत बड़ा संकट है कि तमाम वो नेता जो ममता बनर्जी के बाद चुनाव प्रचार कर सकते थे, अलग अलग जगह पर जाकर पार्टी के लिए काम कर सकते थे, उनमें से अधिकांश बड़े नेता जो बड़े चेहरे हैं वो अब पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, बीजेपी के साथ है। उसमें तो तमाम नेता हम जानते हैं, खुद शुभेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं नंदीग्राम में, जहां पर कहा जा रहा है कि तगड़ा मुकाबला जिसकी वजह से ममता बनर्जी को खुद वहां 3 दिन तक डेरा डाले रहना पड़ा। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के सामने चुनौती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि दरअसल उनकी पूरी पार्टी जिस एक नेता पर निर्भर करती है वो खुद ममता बनर्जी है, लिहाजा नेताओं के जाने से वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निश्चित तौर पर हमने देखा चुनाव के ऐलान से पहले एक मनोवैज्ञानिक तौर पर एक संकट में घिरती जरूर नजर आई तृणमूल कांग्रेस, जब उसके तमाम छोटे बड़े नेता कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ऐलान करते रहे और पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए खासतौर पर बीजेपी में शामिल होते रहे। तो निश्चित तौर पर एक संकट जरूर तृणमूल कांग्रेस के सामने दिखाई दिया है कि ममता बनर्जी के अलावा कोई दूसरा विश्वसनीय चेहरा, कोई दूसरा बड़ा नेता कहीं पर भी नजर नहीं आता तो पार्टी का जोश बढ़ाने की कोशिश करे। तो निश्चित ये एक संदेश बीजेपी देने की कोशिश जरूर कर रही है कि देखिए कल वो जो नेता तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े थे राज्य की हित के लिए, और जब ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ममता बनर्जी की अगुवाई में राज्य की जनता का हित नहीं पूरा कर पाई, तो कई नेता बीजेपी में है और दरअसल तृणमूल कांग्रेस में खुद ही उनके नेताओं का भरोसा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अब महत्वपूर्ण बात है जो लगातार बीजेपी नेता जनसभाओं में कार्यक्रमों पश्चिम शैलेंद्र, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा आज को रोड शो कर जानना चाहेंगे कि उन के बारे में बताएं, वहां पर किस तरह से अभी तक राजनीतिक समीकरण दे रहे हैं। देखिए आप ये जो है हो या फिर फावड़ा, आप देखें पिछले चुनाव के लिहाज से तो तृणमूल कांग्रेस बहुत रही थी, लेकिन कई इलाके हैं बीजेपी को ये उम्मीद है कि एक बड़ी छलांग देखने को मिलेगी, यानी एक बड़ी बढ़त बीजेपी कर सकती है। ऐसे में तमाम चर्चित हैं, अली डालमिया है, तमाम ऐसे जिनको चुनाव में उतारा है, और दरअसल बीजेपी ये वो इलाके जो तीसरे चरण में पर ये कोशिश कर रही है, उसका एक अनुमान जो पहला दूसरा चरण तीसरा चरण है, इन चरणों में जो विधानसभा आती है वहां वो 2/3 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल। ऐसे में रणनीति देखिए तो दूसरा चरण तीसरा चौथा चरण भी महत्वपूर्ण होने, जो कोलकाता के आसपास पर चुनाव होने हैं, तो निश्चित तौर पर वो बीजेपी के लिए, और यही वजह है कि कोल कसर जा रही। हम देख रहे हैं रोड शो हो रहा है बीजेपी के नेताओं का, यहाँ आज हावड़ा में तो होना है, बीजेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष का कार्यक्रम था, के लिहाज से कोई कसर नहीं पश्चिम बंगाल में को अपनी तरफ ले। जी और भारतीय जनता पार्टी से दोस्तों का अपने आंकड़े पर आगे का कहना है कि इस चुनाव में इस आंकड़े को छूके जरूर ममता बनर्जी चिंता जरूर कि जिसका एक अलग अंदाज ममता बनर्जी तमाम चुनावी रैलियों के पर दिखाई, जहां वो चाट कर रही हैं, वो मंदिर रही हैं, लेकिन अब इसका विरोध अलग तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने करा है। उन्होंने कि ममता जी ने अपना गोत्र बताया इस तरह से लड़ाई के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के बड़ा संकट वो करे, हमला एक तरह से दूसरी तरफ से भी ममता बनर्जी पर लग गया है। ये देखिए बीजेपी सवाल उठाती है के नारे से ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी जो सरकार में नहीं हो पाती थी, तो ऐसे जब बात ममता बनर्जी और इस तरह संकेत देने को रहे हैं कि उनके राज्य के शासन किस तरह लोगों को तमाम आयोजनों को, तो निश्चित ये बहुत बड़ा सवाल है। संकट वोट बैंक दरअसल मजबूती माना जाता रहा ममता बनर्जी का, तो निश्चित तौर पर देखें सवाल आ रहे हैं हो या फिर बीजेपी पार्टी हो, तो ऐसे ये जरूर सवाल होता है कि किस तरह से बैंक भी बनर्जी के साथ रहेगा। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल के पर शुक्रिया। असम का असम में चरण के लिए मतदान होगा। इस चरण 13 जिलों 40 सीटों 26 सहित 145 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन सीटों के दूसरे चरण कल यानी अप्रैल को ले जाएंगे। असम में
भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला है। असम के दूसरे चरण में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव है। भाजपा के मंत्री परिमल शुक्लवैद्य से देश से पीयूष हजारे रोड से विधानसभा उपाध्यक्ष अमीनुल हसकर परिषद के अजीज अहमद खान करीमगंज दक्षिण से किस्मत रहे हैं। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद छोड़ने वाले विधानसभा के उपाध्यक्ष दिलीप पॉल सिल्चर से और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा नेता शाह ने में चुनाव प्रचार किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य को आतंक मुक्त बनाने के लिए भाजपा प्रयास कर रही है, जबकि आंतरिक कलह करती है। 5 साल पहले राज्य में ऐसे गुट थे जो आपस में ही लड़ रहे थे। आसाम के विकास के मोदी जी ने ढेर सारे काम ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल क्षेत्र के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया। गुवाहाटी में टर्मिनल है, जो में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन में फूड बन रहा है, में मॉडल लॉजिस्टिक बन रहा है, गोमुख में भारतीय अनुसंधान केंद्र बनाया गया। मोदी जी ने 1,06,000 आसाम के बासिंदों को जमीन का पट्टा देकर उनको जमीन का मालिक बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राज्य में पिछले 5 सालों में कई विकास कार्य कराए हैं, इससे लोगों को सहूलियत हुई। मित्रों, हमने कहा था हम आसाम के अंदर हिंसा का युग समाप्त कर शांति युग करेंगे और हमने जोते के तहत तिहाई वादे महीने में समाप्त कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी कभी हिंसा समाप्त करना नहीं चाहती, कांग्रेस पार्टी कभी आतंक समाप्त करना नहीं चाहती, एक पार्टी आंदोलन समाप्त करना नहीं चाहती। और इधर असम कामरूप में नेता राहुल गांधी ने रैली की। राहुल गांधी ने यहां बीजेपी पर हमला किया, युवाओं के रोजगार का भी मुद्दा उठाया। और राजेश राज रहे हमारे चरण की तैयारियों और प्रचार की जानकारी के साथ। राजेश, पहले आज ने अपनी जज्बातों को कहा, उन्होंने बहुत साफ कहा कि अस्थिरता या फिर तमाम ऐसे अलगाववादी थे एक लंबे समय तक असम में, इनको समझौते के मौजूदा सरकार एनडीए सरकार एक तरह से में शामिल किया है। तो क्या ये 5 साल के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये पिछले कई दशकों से रहा है चुनाव में, आपको लगता है कि इस बार इन तमाम अलगाववादियों के मुख्य धारा में आने के बाद ये मसला खासकर विपक्ष के हाथ से बाहर जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल अमित शाह लगातार सभाओं में बात का जिक्र कर रहे हैं, वो लगातार इस कर हमलावर भी हैं। बदरुद्दीन के सवाल पर वो लगातार कांग्रेस को घेरते हैं और कहते हैं, आज भी उन्होंने, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं दिसपुर में, वहां पर अमित शाह की अभी 20 मिनट पहले सभा जो खत्म हुई है, उन्होंने बदरुद्दीन के कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि तमाम जो अलगाववादी शक्तियां, तमाम जो शक्तियां जो बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं, उसे कांग्रेस प्रश्रय दिया है। जनता से उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि क्या कांग्रेस की अगर हुकूमत बनेगी, अगर कांग्रेस जोर की हुकूमत बनेगी, क्या आप बदरुद्दीन को मुख्यमंत्री बनाएंगे? अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो राहुल गांधी अपने पत्र में तमाम विकास के वादों की बात भले ही कर रहे हो, लेकिन उनका वायदा यही होगा कि वो बदरुद्दीन अजमल को अपने कांधे उठाएंगे और बांग्लादेश घुसपैठ को बढ़ावा देंगे। और वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार देने,
को स्कूल देने समेत तरह के जो वायदे हैं जिस सरजमी पर हमने पूरे 5 साल तक किया है उस और भी गति काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बदरुद्दीन अजमल के बहाने का लेते हुए लगातार राहुल गांधी पर आक्रामक हैं और का हवाला है कि जिस असम को शांति की राह, जिस असम को बना, उस असम को अगली दफा जब बीजेपी की सरकार देगी तो हम बाढ़ मुक्त बनाएंगे। लेकिन जनता ने कांग्रेस को दिया, अजमल मुख्यमंत्री होंगे, फिर तमाम सोच लीजिए कि किस तरीके से बदरुद्दीन अजमल रंग कोशिश करेंगे, का रंग देने की कोशिश करेंगे, जिसको हमने मुक्त बनाया। क्या फिर आप उस राह पर असम को ले जाना चाहते हैं? सवालिया लहजे में शाह ने लगातार जनता से संवाद करने की कोशिश की और जनता भी उनकी रही। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच उन्होंने जनता पार्टी में आने के लिए जनादेश मांगा और कांग्रेस जोरदार हमला बोला। तो क्या राज्य को ये माने जो आज हम देखते थे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए सांप्रदायिकता को इस्तेमाल करती थी, डराती थी चुनाव में लोगों को, आज उसी सांप्रदायिकता को कर कांग्रेस चुनावी मैदान में है, जिसका डर या जिसके दुष्प्रभाव अमित शाह ने आज लोगों के बीच में रखे? हाँ देखिए, निश्चित तौर पर और भारतीय पार्टी की तरफ से हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदरुद्दीन अजमल का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन तमाम जो बड़े हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, ये नेता बदरुद्दीन अजमल को कर कांग्रेस पर आक्रामक हैं और ये दिखाता है सांप्रदायिकता और जिस की बात जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कर कांग्रेस करती रही है, आज कांग्रेस भी उसी में खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उस पर आरोप लगा रही है। यानी गेम जो है बदल चुका है। तो कभी आक्रामक थे जिन बातों को लेकर, आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर उन्हीं बातों को लेकर आक्रामक है। अब देखना होगा कि हिंसा मुक्त बनाने की बात जो बीजेपी कर रही है या फिर फ्लड मुक्त बनाने की बीजेपी बात कर रही है, जो सेंटर स्टेट के जो संबंध है उसको रेखांकित करने की बात कर रही है कि फेडरल सिस्टम जो है वो कैसे सर्बानंद सोनोवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फेडरल स्ट्रक्चर असम में मजबूत हुआ, इसकी बानगी असम में देखी गई और असम जो है प्रगति की राह पर आया। इस बात का जिक्र करना तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो नहीं भूलते और बोगीबिल ब्रिज बना लेकर 6 ब्रिज बनाने की बात, विकास का एजेंडा, और इन्हीं विकास के एजेंडों के सहारे बीजेपी दोबारा जनता से जनादेश मांग रही है, जबकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर विभिन्न आरोपों को लेकर आक्रामक है। कांग्रेस कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 5 गारंटी की बात कर रही है। चाय बागान के जो मजदूर हैं उनके साथ प्रियंका गांधी जाकर चाय पत्तियां तोड़ती हैं, बिहू नृत्य करती हैं, झूमर में शामिल होती हैं, लेकिन उनका जीवन स्तर कैसा चल रहा है इस बात की चिंता शायद किसी को नहीं है, जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लोग कर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर आक्रामक हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं कि जिन चाय बागान में जाकर अब पत्तियों को तोड़कर फोटो सेशन करवाते हैं, उन मजदूरों का जीवन स्तर कैसा है इसका जिक्र क्यों नहीं करते। तो अब देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच कल दूसरे चरण का जो मतदान है वो अहले सुबह शुरू होगा और तीसरे फेज के तैयारियों के लिए, तीसरे फेज के लिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो अपने अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। कल भी प्रचार अभियान जो है वो जोर शोर से चलेगा। तीसरे फेज में प्रधानमंत्री मोदी भी तीसरे फेज में कल कोकराझार में होंगे। जी राजेश, 39 सीटें के लिए जो दूसरे चरण में जाने वाली है उसके राजनीतिक समीकरण के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, और वो कौन से चुनावी मुद्दे इस इलाके के हैं जो कल मतदाताओं के जहन में हावी रहेंगे? देखिए, ये इस जो दूसरे चरण का जो मतदान है उसमें बराक वैली जो है, बराक घाटी बहुत महत्वपूर्ण इलाका है ऋतु। जो सिलचर की हम बात करें, हैलाकांडी की बात करें, करीमगंज की बात करें, करीमगंज का जो इलाका है वो भारत बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। वहाँ से बीच में एक कुशियारा नदी बहती है और नदी का दूसरा हिस्सा जो है वो बांग्लादेश है और जो पहला हिस्सा है वो हिंदुस्तान है। और बांग्लादेश की सीमा पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ सीमा की रक्षा कर रहे हैं, सीमा को महफूज करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई हैं, चूँकि वो सीमा से सटा हुआ इलाका है। लेकिन
बराक वैली की बात करें तो 15 सीटों पर वहां पर चुनाव होने हैं। 15 सीटों में 3 सीट जो है वो बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है उनके विधायक वहां पर कांग्रेस का भी वो गढ़ रहा है। सिलचर में कभी केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव, जो सुष्मिता देव जो सांसद रही हैं पूर्व कांग्रेस की, के पिताजी बहुत बड़े लीडर रहे हैं सिलचर से। हालांकि सुष्मिता डॉक्टर राजदीप रॉय बीजेपी के सांसद से चुनाव हार गई हैं। करीमगंज लोकसभा सीट पर भी कृपानाथ मल्लाह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पूरा जो है ऋतु वो बांग्ला भाषी लोगों से भरा पड़ा। शायद यही वजह है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदी भाषी लीडर थे, जो बिहार उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, मनोज तिवारी जैसे लोग, उन लोगों ने वहां जमकर प्रचार किया और बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के जो उनके जो गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने की जो है वो पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी से की गई है। सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिश्व शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने करीमगंज में और सिलचर में किया, शो में शिरकत किया। पार्टी के वो गुवाहाटी से हुआ है मंगल है वहां पर किया जनता पार्टी के सचिव और का जो नलवारी डिस्ट्रिक्ट में है, तो इन तमाम क्षेत्रों भारत जो है लोकसभा पर चाहती है। देखना कि वो कितना रंग ला पार्टी राजस्थान से तमाम बातें आप भाजपा नेता चुनाव जनसभा की पूरा एनडीए की सरकार ने भरोसा जताया और चुनावी राज काल में भी भाजपा की सरकार कांग्रेस का प्रचार तेज हो गया है। प्रियंका ने एलजीए पर हमला किया। प्रियंका ने एलजीए सरकारी नौकरी भी आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि नौकरी दी, उन्होंने अपने से सरकारी नौकरियां भर दी। They at least will come extract your gently embrace fruits. Even this is the meaning of chocolate. Dark chocolates are a little more delicious. प्रदेश विधानसभा बॉन्ड जारी करने की दे दी गई है। ये दिए जाने वाले में प्रयास की गई है। राजनीतिक दलों के बजाय रखा गया है। वित्त मंत्री के अनुसार को अधिकृत शाखाओं के लिए चुनाव बॉन्ड की बिक्री और सुनाने के अधिक किया गया। चुनावी जारी करने भीतर रहता है के बाद बॉन्ड किया जाता है तो उससे संबंधित राजनीतिक दल को भुगतान नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों द्वारा बॉन्ड उसी
पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया है। अदालत ने बरूद और सिंघल सहित 3 अफसरों को केस से बरी कर दिया है। ये तीनों अधिकारी इस केस में आखिरी 3 आरोपी कर दिया गया। इसके अलावा कुछ अधिकारियों को कोर्ट से बरी किया जा रहा है। जून 2004 में पुलिस पर